होप अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पीटी 365 विजन आईज की सीरीज और इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी में क्योंकि कम ही पेज होते हैं, 70 पेजेस होते हैं, तो ये वीडियो रहेगी आपकी 3 पार्ट्स में रहेगी। और फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्टिंग के 2 टॉपिक इसके कवर करेंगे। देखिए, कोई भी डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम 2 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट वाला इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए, अगर आपने मंथली करंट अफेयर फॉलो नहीं किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीटी 365 कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, और अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में करंट अफेयर से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो न्यूज़ है इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्योंकि जो केशवानंदा भारती जजमेंट था उसने प्रोपाउंड की थी थ्योरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, और उसको कंप्लीट हो गए हैं 50 इयर्स। ठीक है, तो अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या रही, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। तो देखिए, इसमें बोला गया पहले एक ही गोपालन केस था 1950 में आया हुआ। उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद केस था, उसमें उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वेदर फंडामेंटल राइट अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। फिर 1965 में सज्जन सिंह का केस आया था, और 1967 में गोलकनाथ केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रीच और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, 1967 में गोलकनाथ केस में ये बोल दिया कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इसी के रिस्पॉन्स में 1971 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 20 अंडर इसमें बोला उन्होंने कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अब्रिज और टेक away any of the fundamental right under Article 368, and such act will not be a law under meaning of Article 13. ठीक है, constitutional amendment is not law under Article 13, so Parliament can amend it. और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि सेक्शन 2 curtail right to property with due compensation, and section 3 precedence of DPSPs over fundamental right and took away scope of judicial review for 39B और 39C clause। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, खासकर यूपीएससी यूपी पीसीएस, उसमें एज इट इज पूछ लिया गया था कि 1971 में क्या हुआ था, फिर 1973 में क्या हुआ था। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में, और 1973 में केशवानंदा भारती केस में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी वो दे दी गई थी। अब पढ़ते हैं कि केशवानंदा भारती केस है क्या। इट डील्ड with a petition against the compulsory acquisition of land by Kerala government under the Kerala Land Reform Act 1963 as a violation of fundamental right under Article 25, 26 and 31. 25 and 26 related है, right to religion से related है, fundamental right है। ठीक है, और ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज़्यादा है कि दिस केस वॉज हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर बेंच। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि कौन सा अभी तक का जो है केस रहा है जिसमें हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर बेंच, कौन सा था, केशवानंदी भारती केस था। और उसमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। की आउटकम्स क्या रहे थे कि एक तो यही था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन and uphold the validity of 24th constitutional amendment. The Supreme Court held that Parliament had the power to amend any or all provision of the Constitution, including fundamental right. But
This is a very important point, that such amendment should not alter, damage or destroy the essential feature or basic structure of the constitution. इसमें खेल ये क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की ना कोई डेफिनेशन नहीं बताई थी। उन्होंने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर ना सुप्रीम मतलब जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो हमारी टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि किसके अंडर बेसिक स्ट्रक्चर आता है। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ना, वो अभी रिसेंटली उन्हें बोल दिया गया है कि वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो क्या कोई डेफिनेशन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, कुछ भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये जुडिशरी टाइम टू टाइम बताएगी आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने जुडिशरी ने थोड़ा अपने आप को सुप्रीम, ऑब्वियस सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, थोड़ा सुप्रीम दिखाया पार्लियामेंट से। Earlier in Golaknath case 1967, the Supreme Court held that power to amend the constitution under Article 368 was not unlimited and that the fundamental rights guaranteed under the constitution could not be abrogated or abridged by constitutional amendment. ठीक है, गोलकनाथ केस ने ये बोला था। अब और कौन सी चीज थी, एक तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज में बता दिया गया कि देखिए जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। आप उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर सकते। अदर जजमेंट्स आर सुप्रीम कोर्ट हैव upheld the 25th and 29th constitutional amendment except for the part that curtailed its power of judicial review and asserted the preamble is a part of constitution and hence amendable। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि preamble is a part of constitution and hence amendable। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि कौन से केस के अंडर बोला गया कि preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। अच्छा बताइए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कि जो प्रियम्बल को है वो अभी तक, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आया है तब तक अब तक कितनी बार उसे अमेंड किया गया है। एग्जाम में आ गया है ये क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट में, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब पढ़ लेते हैं कि सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेंटी, एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू सिटीजन। देखिए वेलफेयर, स्टेट का मैंडेट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेंटी, डेमोक्रेसी। हाँ, एक बात अब इसमें क्लिक वाली है कि जो अगर जैसे प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा तो उसमें मोस्टली पार्ट देखिए वर्ड चाहिए, सोवरेंटी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें कहीं भी ना सोशलिस्ट का पार्ट नहीं दिया गया, सोशलिस्ट का कहीं भी जिक्र नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक। ये थोड़ा-सा क्लिक करके रखिएगा आप। और अभी सीएसआईआर का जो पेपर हुआ था उसमें भी जो मेरा पेपर था उसमें शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें उन्होंने दिया था फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड जुडिशरी। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया था, तो उसमें तीन ऑप्शन में, एक में तीनों दे दिए थे और एक में एक एक दो दो दे दिया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एज इट इज आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, it holds that certain fundamental feature of constitution cannot be amended or abrogated by the parliament। जो मैंने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चेक है पावर का पार्लियामेंट पर। ensures the constitution remains a living document that is responsive to the changing times while preserving its fundamental value and principles। It laid down the several principles that have become the bedrock of constitutional law in India, such as the rule of law, separation of power and independence of judiciary, जो कि basic structure of constitution का part है।
ensures that the federal structure of the constitution is not undermined and shapes the judiciary approach to constitutional interpretation. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये स्टेट किया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है वो पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये हिरार्की है लोअर जुडिशरी की। देखिए हाई कोर्ट के अंदर फिर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आते हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट में आते हैं सिविल साइड और सेशन जज कोर्ट में आता है क्रिमिनल साइड। ठीक है, दो टाइप के होते हैं इसमें। देखिए एक इधर सिविल साइड होता है, इधर क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में हिरार्की ऐसे चलती है, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, देन उसके नीचे होते हैं मुंसिफ कोर्ट, और इधर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड उसके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, बस ये याद रखिएगा आप इस वाले पॉइंट में कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस को बोल दिया गया है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। Appointment, posting and promotion of district judges are made by the governor of the state in consultation with High Court. Important है। नेक्स्ट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जब से ये हुआ है तब से ही न्यूज़ में है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है। A constitution bench of Supreme Court recently upheld the validity of Union Government 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution। कब हुआ था? सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ने कब किया था ये ऑर्डर पास। 5 अगस्त 2019 में किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ यूपीपीसीएस में ऐसे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था इनटू 2 यूटीज, वो कब हुआ था। देखिए ये तो ऑर्डर पास हुआ था ना, बट इनेक्ट कब हुआ था? आई थिंक अक्टूबर में हुआ था। तो आप चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें क्या हुआ था ना कि पैटिशनर्स ने चैलेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं है जो एक्शन है यूनियन का, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया इसकी वैलिडिटी को। द जजमेंट क्या बोल रहा है कि अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 2019, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी आफ्टर इट acceded टू इंडिया in 1947। Supreme Court held that Article 370 is a temporary and transitional provision। ठीक है, टेम्पररी है और ट्रांजिशनल प्रोविजन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूटी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट में से यूटी को हम यूनियन टेरिटरी को कार्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बायलॉ, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है ना, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 2 एंड 3, तो उसमें बोल रहा है कि The word state has used in Article 3 clause including a union territory। तो इसमें एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यूपीएससी में ना पॉलिटी में 1 लाइनर क्वेश्चन भी इतने इजी आ जाते हैं कि अगर से 15 क्वेश्चन भी आए ना, तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। और इसलिए मोस्टली जिनका पॉलिटी और हिस्ट्री होता है ना, वो प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states or part of a state, or by uniting any territory to a part of any state। एसआर बॉम्बे केस ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब हुआ था साइन, इन अक्टूबर 1947। किसने किया था? महाराजा हरि सिंह जी ने किया था, जो कि लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के। साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन थ्रू विच ही एग्री टू एसीड दिस स्टेट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ऐसा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने लायक। मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 2 3 आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
क्या क्या डिफाइन है उसमें। इट प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो वीडियो, कोई डाउट हो या कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। दिल्ली कैपिटल है हमारी और हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स उस पर्पस में न्यूज़ में रहता ही है कोई ना कोई एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। Recently, the Government of National Capital Territory of Delhi NCTD Amendment Act 2023 received the assent of President। ठीक है, इस एक्ट को मिला रिसीव असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब की हाईलाइट पढ़ लेते हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, एक जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, उसको क्रिएट किया है इस एक्ट के अंदर टू मेक रिकमेंडेशंस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। किसको रिकमेंडेशन करने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिगार्डिंग द ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर। NCCA shall be decided matters by the majority of the board of the members present and voting. The central government will appoint both। इसमें इस पहले इसमें ना पंगा यही हो रहा था, एक्चुअली जो इशू हो रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी दोनों को अपॉइंट करेगी। देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है कि CM जो है दिल्ली के वो चेयरपर्सन रहेंगे, बट ये जो दोनों पर्सन रहेंगे वो किसके अंडर रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, बायसनेस हो जाती है, यही इशू आ रहा है और यही प्रॉब्लम है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है इस पे इशू उठा रही थी। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर, जिन्हें की अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स क्या होंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, मैटर वेयर द लेफ्टिनेंट गवर्नर में एक्ट सोलली ऑन हिज डिस्क्रिप्शन आर, अपने हिसाब से वो एक्ट कर सकते हैं, वो मैटर्स हैं matters outside the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly but which have been delegated to the Lieutenant Governor, or matters where he or she is required by law to act in his discretion। ठीक है, और exercise any judicial or quasi judicial function, जिसमें उन्हें लगता है, लॉ को लगता है कि उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहिए काम, और कोई ऐसा जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन हो जो कि उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन से करना चाहिए। प्राइमेसी क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, इट एक्सपेंड द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय गिविंग हिम पावर टू अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ NCC से। क्या है, उन्होंने क्या किया है, इस एक्ट ने जो डिस्क्रिशनरी रोल है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उसको एक्सपेंड कर दिया है। क्यों, क्योंकि उन्हें पावर दे दी गई है कि वो जो रिकमेंडेशंस आएंगी NCCA से उन्हें अप्रूव करेगा और उन्हें रिकंसिडर करने के लिए वो रिटर्न भी कर सकते हैं वो रिकमेंडेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन विल बी फाइनल इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड अथॉरिटी। देखिए इसमें भी इन्हें ज़्यादा पावर दे दी गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा अगर कोई भी डिफरेंस होता है ओपिनियन में अथॉरिटी या फिर उनके बीच में। डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स, certain matters must be submitted to the Lieutenant Governor by the Minister of the Delhi government to the CM and Chief Secretary for his or opinion prior to the issue of any order. These include proposals affecting the peace and tranquility of Delhi, relation between the Delhi government and central government, Supreme Court or other state government, summoning, prorogation and dissolution of Legislative Assembly, matters on which Lieutenant Governor is to give an order in his sole discretion। चारों पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ये देखिए इसमें टेबल में क्या है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप एक बार ये देख, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी एक्ट या जो भी ईयर बताऊंगी वो आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा।
अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 दिल्ली को क्लासिफाइड किया गया एज अ यूनियन टेरिटरी, जो अंदर कौन सा आर्टिकल 239 of the Constitution. It states that UTs are directly governed by the president or an administrator, जो कि कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ेंगे हम। देन स्पेशल स्टेटस किसकी रिकमेंडेशन पे दिया गया था दिल्ली को, एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पे दिया गया था। द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 conferred special status on Delhi and designated it as the National Capital Territory of Delhi. स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था, या कब दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कौन से एक्ट के थ्रू मिला था, ठीक है। इट एडेड आर्टिकल 239 AA टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या, दिल्ली को बनाया अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे जो स्टेट्स प्लस यूटीज हैं जितनी भी, उनमें 2 यूटी हैं जो कि हैं विद द लेजिस्लेचर, एक पौंडीचेरी एंड दिल्ली, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर is designated as the administrator of Delhi, operating with the aid and advice of the Council of Minister of Delhi. Power of Delhi Legislature. The Delhi Legislative Assembly has the power to legislate over subject in the state list और concurrent list, लेकिन किस में नहीं कर सकती है, for police, public order and land. इसमें क्या है, सेंटर का रोल चलता है। Also, Parliament can legislate over all the matter in the state and concurrent list related to Delhi. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट वाइल सेटिंग असाइड अ डिटेंशन ऑर्डर ऑब्जर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर अ कॉलोनियल लेगेसी एंड दे मस्ट बी यूज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेंशन ऑर्डर में ऑब्जर्व किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है वो कॉलोनियल लेगेसी हैं और उन्हें यूज कब करना चाहिए, जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में उनकी जरूरत पड़े। पढ़ लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इट मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑन अ mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to the public order। इसमें क्या रहता है कि अगर पुलिस को शक है कि कोई पर्सन है वो कोई डेंजरस एक्टिविटी कर सकता है या कर रहा है, तो उसमें विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट के उन्हें हम डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, और आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन arrested or detained under the preventive detention law. Parliament has exclusive authority to make laws of preventive detention for reasons connected with the foreign defense, foreign affairs and security। देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन मतलब स्टेट भी बना सकता है उसमें पावर, और इसके लॉज, और सेंटर भी बना सकता है। लेकिन पार्लियामेंट की जो है ना कुछ अथॉरिटी एक्सक्लूसिव दी गई हैं कि जो लॉज बनाई जाएंगी प्रिवेंटिव डिटेंशन, कुछ रीजंस में वो सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाएंगी। कौन से रीजन है, ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर होगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज दी गई हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि बोथ पार्लियामेंट as well as the state legislature can concurrently make a law for reason connected with the security of state, maintenance of public order, and maintenance of supplies and services. Multiple laws such as Code of Criminal Procedure, Narcotic Drugs, Psychotropic Substance Act permit preventive detention। ये पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से।
कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बताया कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्लॉज वो नहीं होते हैं पर्सन को परमिट, जैसे कि नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट और बी डिपेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। और सेकंड क्लॉज बोलता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ सच एन अरेस्ट। तो ये जो दोनों क्लॉजेज होते हैं वो उस पर्सन पे जो कि डिटेन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया होता है उससे नहीं मिलते हैं। ये और ये किसका किस में आता है, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 3। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 बोलता है नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म दैट देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर कंटिन्यू ऑफ सच। कितना पीरियड है, 3 मंथ है। वैसे ना पास कर दिया गया, आई थिंक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि 2 मंथ का होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, बट उसे अभी तक पास नहीं किया गया है या मतलब लागू नहीं किया है गया है, कुछ ऐसा रीजन है। तो अभी जो है 3 मंथ है प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो टाइम पीरियड है। It should be not more than a period of 3 months. Article 22 clause 7 बोलता है a person can be preventively detained for more than 3 months without opinion of an advisory board if parliament bylaw provide maximum period of such detention, circumstances, classes of person and classes of cases to which such a law may apply. क्लॉज ये बोल रहा है कि किसी भी एक पर्सन को हम 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट बोले तो, कुछ केसेस में। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी राइट। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट किया प्रोटेक्शन टू अ फेमस बॉलीवुड एक्टर पर्सनालिटी राइट फ्रॉम मिस यूज बाय द थर्ड पार्टी। पर्सनालिटी राइट्स में आता क्या क्या है, इट refers to the right of a person to protect his her personality and the right to privacy or property. It include name, voice, signature, images or any other features easily identified as a marker of personality. क्या होता है कि वॉइस यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है, नेम कर लेते हैं, इमेजेस करते हैं और मतलब अपनी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए फेक पब्लिसिटी करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो उसको बोला गया है कि ये क्या है, एक वॉयलेशन है पर्सनालिटी राइट का। पर्सनालिटी राइट इन इंडिया पढ़ लेते हैं। ये जो है इट इज़ नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यू इन इंडिया बट आर ट्रेस टू फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो पर्सनालिटी राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उसका कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसा हम शायद नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं भी कोई जिक्र नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस हो जाएगा ना। इसमें बोला है कि ट्रेस टू द फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। दो कंपोनेंट होते हैं पर्सनालिटी राइट के, एक तो राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू पब्लिसिटी इज राइट टू कीप वंस इमेज एंड likeness फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन। और ये कौन से स्टैचू के थ्रू हम कर सकते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि ट्रेडमार्क एक्ट होता है 1990, कॉपीराइट एक्ट होता है, इसमें हम हमारा कोई चीज़ है वो लोग नकल ना कर पाए तो हम लोग कॉपीराइट एक्ट होता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। और ये किस में दी गई थी, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट टू प्राइवेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जस्टिस के एस पुतास्वामी कब किया था, 2018 में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी जो केस था वो कौन से केस में दिया गया था, केसेस डाल देते हैं ये लोग स्टेट पीसेस में खासकर, और कौन से ईयर में हुआ था। posthumous पर्सनालिटी राइट एम्बलम्स हो गए, नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ improper use act 1950, it protect unauthorized use of a few dignitary name and symbols listed in its schedule. IPC, if negative reference or derogatory representation is made
to any deceased person, reputation, or their family, a defamation suit can be filed under the Indian Penal Code. पर्सनैलिटी राइट जो कि हम ट्रेस कर सकते हैं कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू। उसमें ये है कि देखिए कोई एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी तो है नहीं प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल पब्लिक राइट टू डेट, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिससे हम डिराइव कर सकते हैं पर्सनैलिटी राइट, जैसे कि रोम कन्वेंशन हो गया 1961। इट प्रोटेक्ट परफॉर्मर्स राइट, फोनोग्राम प्रोड्यूसर राइट एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट। ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया 1994। इट सिक्योर सर्टेन राइट्स ऑफ फोनोग्राम प्रोड्यूसर, लाइव परफॉर्मर्स एंड ब्रॉडकास्ट राइट। वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी जो कि इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स पर्टिकुलरली इन डिजिटल इन्वायरमेंट। बेसिकली सब में क्या आपको देखने का ज़रूरी है कि एक तो क्या करता है, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी राइट में क्या-क्या आता है, दूसरा कौन सा हमारा आर्टिकल के अंदर आ सकता है, और तीसरा है कि क्या हमारे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है या नहीं है। इस तरीके से आते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी राइट। एक तो हो गया हमारा आर्टिकल 21। इट स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जो डॉक्ट्रिन है वो कौन से कंट्री से ली है इंडिया ने, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। Article 300A, titled as Right to Property, was introduced by the 44th Amendment Act 1978। एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो आर्टिकल 300A है वो क्या बताता है, या राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया गया, फिर कौन सी उसमें मतलब पहले फंडामेंटल राइट था ना, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? So, right to property was introduced by the 44th Amendment Act of the Constitution of India. It states that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. केसेस भी देख लेते हैं, न्यूज में है तो। दीपा जयकुमार वर्सेस अल विजय केस, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था it held that personality rights cease to exist after the death of the personality and cannot be inherited by the legal heirs. साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड में कहा गया था। देखिए इसमें ऐसा क्या रहता है ना, स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछ सकता है कि पर्सनालिटी राइट्स जो है वो ना पर्सन की डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये वाला पॉइंट ना अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट केस है साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड ओवर्स केस। Bombay High Court held that using another's image and most especially a private image without consent is illegal. ये तो पता है, ऑब्वियस सी बात है इलीगल होगा, बट ये वाला पॉइंट जो है ना ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये फर्स्ट वाला जो केस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेट स्पीच, बहुत न्यूज में रहता है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हेट स्पीच है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है इन एनी लॉ इन इंडिया। However, hate speech generally refers to incitement to the hatred, primarily against a group of person। क्या किसी पर्सन को अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इंडिया में, एक तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। हेट स्पीच कैन बी curtailed अंडर आर्टिकल 19 clause 2 on the ground of public order, incitement to offense and security of the state. It can be curtailed under the article 19, that is fundamental right। अभी भारतीय न्याय संहिता आई है, देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी हुआ है ये सब। तो सेक्शन 196 क्लॉज 1 क्या कहता है, एक तो पेनलाइज, एक तो क्या सेक्शन आपको यूज करने मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये है,
और हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ें हैं कि एक तो प्रमोट पेनलाइज मतलब पेनलाइज करना चीज़ों को, प्रमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा, और पनिशमेंट देना। इसमें क्या है, डिफाइन किया है पनिशमेंट अगर कोई डेलिबरेटली और मैलिशियस एक्ट कर रहा है जिससे कि रिलीजियस फीलिंग किसी क्लास की हर्ट हो और उनमें मतलब भड़काव भड़काव की स्थिति पैदा हो। सेक्शन 353 क्लॉज 1 एंड सेक्शन एंड क्लॉज 2 कहता है कि पेनलाइज करना है पब्लिकेशंस को और सर्कुलेशन को। कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई रूमर और रिपोर्ट कर रहा है जो कि कॉज कर रहा है पब्लिक मिसचीफ और एनमिटी, हेटेड और इल बिटवीन क्लासेस। और रेगुलेट करने के लिए क्या है, इट स्पीच रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी क्लॉज दिया गया है कि पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देंगे इन कंटेस्ट एन इलेक्शन अगर उसे कन्विक्ट किया गया, अगर उसे थोड़ी भी सजा हुई होगी, कोई केस होगा उस पर फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट अमाउंटिंग टू इलिजिमिटेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भड़काने पे, किसी रिलीजन या किसी पर्सन के ऊपर ऐसे कुछ कमेंट करने पे, जैसे कि एक रिलीजन या ग्रुप ऑफ पर्सन की भड़क रहा है तो उस पे पर्सन को क्या है कि डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड सेक्शन 123 क्लॉज ए 3 एंड सेक्शन 125 prohibit the promotion of enmity on the ground of religion, race, caste, community or language in connection with election as a corrupt electoral practice. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी बोलता है कि सेक्शन 7 पेनलाइज इंसाइटमेंट टू एंड encouragement of untouchability through words either spoken or written or by signs, visible representation or otherwise. Religious institution prevention of misuse act भी बोलता है कि सेक्शन 3 जो है इसका प्रोहिबिट करता है religious institution or the managers from using religious premises to promote disharmony or hatred among various religious groups. ऐसा सेक्शन सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिएगा कि हाँ इन केसेस पे हम पेनलाइज के ऑप्शंस भी हैं और इलेक्शन से हटाने की भी ऑप्शन है कि वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। इलेक्शंस और सिविल राइट्स में भी है कि अगर एनकरेजमेंट कर रहा है कोई अनटचेबिलिटी को थ्रू वर्ड आइदर स्पोकन और राइट एंड रिटन, ये ऐसे चीज़ें ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी जो ज्ञान पापी मॉस्क का इशू चल रहा है और उससे पहले अयोध्या पे भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये वाला एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इसमें है कि इट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, और ये पास कब हुआ था, 1991 में हुआ था बाय द पीवी नरसिम्हा राव लेड कांग्रेस गवर्नमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टे नहीं लगा सकते वो, मतलब कैन नॉट ऑर्डर अ ब्लैंकेट स्टे ऑन वर्शिप एक्ट प्लीज। ये एक्ट है क्या, पहले तो आप इसका ईयर याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, अगर आप स्टेट रिसर्च दे रहे हैं तो ईयर एज इट इज पूछ लिया जाता है। एंड उस एक्ट में बोला गया था कोई भी रिलीजियस कैरेक्टर है जो उसका प्लेस ऑफ वर्शिप है जो, इट शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन द अगस्त 15 1947। इशू क्या आ रहा था उस टाइम पे 1991 तक कि बहुत से लोग रिलीज डाल रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे मस्जिद में शिवलिंग पाए गए या मस्जिद में शिवलिंग पाए गए या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे किसी और कोई और धर्म पूजा कर रहा है तो वहाँ पे मंदिर के ट्रेसेस पाए गए। तो उन इस सब से चीज़ों से वो करने के लिए उसमें क्या होता, बहुत इशू हो रहा था, एक कम्युनल चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस हो रही थी। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ये वाला एक्ट लेके आया, उन्होंने बोला कि उस एक्ट में कि कोई भी रिलीजियस कैरेक्टर हो जिसमें पूजा हो रही हो, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप, उसको वैसा का वैसे ही रहने दिया जाएगा जो जो कि अभी है। पीछे की चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसे तो चीज़ें निकलती रहेंगी और यही सब चलता रहेगा। It says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one of a different denomination or section.
It also imposes a positive obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship as it existed at the time of independence. मतलब जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे था वैसा का वैसा ही रहेगा. And it declares that all suits, appeals, or any other proceedings regarding converting the character of a place of worship which are pending before any court or authority will abate as soon as the law came into force. अब इसमें एग्जाम्पशंस क्या प्रोवाइड किए गए? Exemptions provide किया गया था that disputed cited Ayodhya is exempted from the act. The act also does not apply to the monument and sites covered by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act of 1958, and any dispute that has finally settled or disposed of any conversion of any such place effected before such commencement by accusants. पेनल्टी क्या दी गई? पेनल्टी थी सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 year imprisonment along with a fine for contravening the provision of act. ठीक है. और न्यूज़ के बारे में बात करें तो एट शेड्यूल, देखिए एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हमारा क्लासिकल जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई दोनों पार्ट में. तो पहले हम एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं. रिसेंटली क्या हुआ कि उड़ीसा कैबिनेट ने प्रपोज किया कि जो कोई लैंग्वेज है उसे एक शेड्यूल में इंक्लूड कर लेना चाहिए. जैसे ये तो रहता है कि ये चीज़ें रहती हैं, स्टेट कोई ना कोई अपनी लैंग्वेज को सजेस्ट करते रहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को करो आप इंक्लूड. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पढ़ लीजिए कि उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज है. और ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि शेड्यूल 8 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कंट्री की वो बताता है. और कितनी लैंग्वेजेस है इसमें? 22 लैंग्वेजेस हैं करंटली. कितनी? शेड्यूल 8 में है 22 लैंग्वेजेस. 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली लिस्टेड थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था. उसके बाद जो बाकी की हैं 8 लैंग्वेजेस वो ऐड हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू. तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई है. देखिए बहुत मतलब आपने अगर देखो यूपीएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही ये. ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. बट यूपीपीसीएस का तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये. आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन आ गया होता है कि सिंधी को कब किया गया था इंट्रोड्यूस? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किया था. उसके बाद किया था कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया था बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992. एंड देन संथाली, डोगरी और मैथिली बोडो को किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में. तो देखिए वैसे तो आठों की आठों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी सिंधी और संथाली थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बेनिफिट्स क्या है अगर शेड्यूल 8 में लैंग्वेज को ऐड कर लिए? तो एक तो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से लैंग्वेज के और डेवलपमेंट के लिए. रिकॉग्निशन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है साहित्य अकेडमी एंड वाइडर ट्रांसलेशन ऑफ इट्स बुक. साहित्य अकेडमी जो कि हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं और शेड्यूल 8 में उनमें अवार्ड मिलता है. और ऑब्वियस बात है कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं बुक्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है उस इस लैंग्वेज में. कैन बी यूज इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री डिबेट. कैन बी यूज इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी हो गया एग्जाम हमारा. आरबीआई टू इंक्लूड इट इन करेंसी नोट डिनोमिनेशन. बात कर लेते हैं कि जो 6 लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल स्टेटस, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी उनमें कौन कौन से 6 लैंग्वेज है. एक तो देखिए तमिल, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी हुई थी? तमिल. ये हम याद रखेंगे. कौन से ईयर में? 2004 में. देन संस्कृत 2005 में. कन्नड़ एंड तेलुगु इन 2008. मलयालम इन 2013. एंड रिसेंट जो सबसे लैंग्वेज हुई है क्लासिकल लैंग्वेज ऐड वो हुई है उड़िया. और इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि 22 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें 6 लैंग्वेजेस आती हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It was added to Constitution by first Constitutional Amendment 1951 under Article 31B. सेंट्रल एक तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1951 में आया था.
बिल्कुल रट लेंगे इस बात को आप। सेंट्रल ऑन स्टेट लॉ इंक्लूड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। However, Supreme Court in IR Coelho State of Tamil Nadu case ruled that any law added to 9th schedule after April 24, 1973 violating fundamental right and can be challenged if it undermine the basic structure। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट टू साइलेंस। अभी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑल अक्यूज हैव अ राइट टू साइलेंस एंड इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट फोर्स देम टू स्पीक अप और एडमिट गिल्ट। बोला है कि कोई भी एक्यूज है उसको राइट है साइलेंस का, क्योंकि राइट टू साइलेंस वो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 which state that no one can be compelled to be a witness against himself but एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। इट ये जो प्रोटेक्शन है राइट टू साइलेंस का, ये लिमिटेड है कब, ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट इन सिविल प्रोसीडिंग। राइट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन बीइंग इंटरोगेटेड अंडर कौन से एक्ट के अंदर, एक तो कस्टम एक्ट 1962 हो गया और दूसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्योंकि सिंस द पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ लॉयर। इन नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिजल्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। तो इसमें हम ये वाले जो राइट टू साइलेंस है ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये एक्सेप्शंस क्या हैं और कौन सा फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था 75 रिजर्वेशन लोकल्स को इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में एक एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको क्वेश्चन कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 15 और 16 जो है हमारा, वो हमारा फंडामेंटल राइट उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। It also said that act violates constitutional morality. Constitutional morality refers to adherence to fundamental principles of the constitution. Constitutional moralities में बहुत सी चीज़ आती है, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, तो इसलिए उन्होंने बोला है इट सेड दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दे डू नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेट। ऑब्वियसली बात है, स्टेट नहीं कर सकता इंडिविजुअल की कोई पर्सन है वो एक स्टेट में नहीं हो। अफर्मेटिव एक्शंस की पढ़े तो अफर्मेटिव एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव एक्शन, और ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशंस जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे यूएस में टू काउंटर द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट इंडिविजुअल, जो कुछ सर्टेन आइडेंटिटी जैसे कि ब्लैक हो गए, हिस्पैनिक हो गया और माइनॉरिटी स्टूडेंट हो गए। रिजर्वेशन जो है इंडिया में एक अफर्मेटिव एक्शन है जो कि प्रोवाइड करता है historically disadvantaged groups representation education employment government schemes scholarship and politics। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये पांचों, ये जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप एंड पॉलिटिक्स, इसको ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ एफर्मेटिव एक्शन एंड किस किस उसमें इन चीज़ों में एफर्मेटिव एक्शन अप्लाई हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4 allows the government to provide for reservation. Reservation quota है fixed at 50%, इंद्रासोनी जजमेंट ने बोला था, और for OBC, SC and ST in both employment and education। नेक्स्ट आता है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। अबाउट रंगनाथ मिश्रा कमीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। और इन्होंने जो रिपोर्ट की थी सबमिशन को सबमिट की थी 2007 में, और रिकमेंड किया था कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो है वो उसे डीलिंक कर लेना चाहिए एक रिलीजन से, और उसे रिलीजन न्यूट्रल कर देना चाहिए इसकी शेड्यूल ट्राइब्स है। और अभी क्या हुआ कि कुछ दलित थे जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, वो डिमांड कर रहे थे शेड्यूल कास्ट स्टेटस की, इसीलिए ये कमेटी यूज में थी। Next is Article 355. Article 355 is a part of emergency provision.
जो कि कौन से पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में आता है? 18 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 352 टू 360। और आर्टिकल 355 बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रीगेशन and internal disturbance and to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 355। नेक्स्ट इज राइट टू वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। राइट टू वॉक मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओइंग एजेंसी including the NHAI to provide footpath and cycle tracks on the road। कौन सा स्टेट बना है फर्स्ट? पंजाब। और अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन कौन से उसमें? मैरिज लॉ में फर्स्ट बन गया है उत्तराखंड कि उसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो रहा है, हमने सोचा था 2 टॉपिक करेंगे, बट गाइस हम सेकंड टॉपिक से दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, हम अच्छे से कर लेंगे। बस आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है इन वीडियोज़ पे। और अभी पॉलिटी का तो हम करेंगे पीटी 365 और बाकी फर्दर कौन-कौन से सब्जेक्ट का लेके आ सकते हैं, मतलब वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आप लोगों के। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।